हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए, अब जो है पीजी का जो अध्याय है, हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी और लेखकों ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान दिया था। इसमें हमने पहला नाम जो सुना था, यानी कि गशद तासी के बारे में। उनके पुस्तक से हम लोग को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत के बारे में हम लोग को पता चलता है, जिसमें उस समय के लेखकों के बारे में जो है जानकारी एकत्र किया था उन्होंने। किसने? तो गरशदासी ने। उसके बाद बेहतरीन प्रयास करते हुए शिव सिंह सेंगर इसका प्रयास करते थे। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन आए, उन्होंने अंग्रेजी में अपने जो एक पुस्तक था उसमें, यानी कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, उन्होंने हिंदी साहित्य के लेखकों के बारे में बेहतरीन तरीके से बताते हुए कालखंड भी किया था, जिससे जो है हम लोग को सही जानकारी मिल पाई। इसके बाद हमारे मिश्र बंधु विनोद आए, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन प्रयास किया, काल विभाजन किया। और काल विभाजन उनका भी बहुत बेहतरीन काल विभाजन था, जिस वजह से जो है इसके बाद के लेखक यानी कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उनसे जो है कुछ संदर्भ लेते हैं और समझने के बाद एक बेहतरीन कालखंड में विभक्त करके, यानी कि वीर गाथा काल, इसके बाद आपका भक्ति काल, इसके बाद रीति काल और गद्य काल में जो है उन्होंने चार कालखंडों में बांटकर एक बेहतरीन तरीके से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को दर्शाया है या बताया है कि उस समय कौन कौन से लेखक आए थे, उन्होंने किस प्रकार से रचनाएं की थी, उनका जो है जीवन कैसा था और उस समय की परिस्थिति कैसे थी, इसके बारे में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी दी है। तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो है और एक प्रमुख लेखक आते हैं, उनके बारे में आज जो है हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज बोरिंग नहीं लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे कि वो कौन थे और उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने कौन सा बड़ा कांड कर दिया था जिससे इनको जो है इसमें जगह मिल गया था। तो चलिए देखते हैं। आप जैसे घर में कांड करते हैं तो आपको जो है बड़ा जल्दी याद रखा जाता है, तो इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो बेहतरीन करता है तो उन्हें हम याद रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या किए थे भाई, चलो देखते हैं। तो ये हिंदी जगत में एक नाटककार और एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे। मतलब इन्होंने हिंदी जगत में नाटककार और एकांकीकार के रूप में इनको जाना जाता था। कौन? हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को जाना जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में प्रकाशित करने की योजना बनाई। अरे बेटा, इन्होंने क्या किया कि सोचे कि चलो हाँ भाई, कि इला काम करना है हम लोग को। और बोलता है ना, जो जो चीज सोचा जाता है उसको जब तक हम लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक वो पूरा नहीं होता है। तो इनके साथ भी एक खेला हो गया। क्या हुआ कि इन्होंने तो पहले भाग का प्रकाशन कर दिया था और दूसरे भाग का प्रकाशन इन्होंने कर नहीं पाए थे बेचारे। तो इन्होंने सोचा तो था लेकिन कर नहीं पाए। तो आइए देखते हैं क्या कर पाए थे ये। तो करने की योजना इन्होंने बना दी थी दो भाग में प्रकाशित करने का। तो पहला भाग जो इन्होंने क्या किया कि पहले ही भाई बेइज्जती शुरू कर दी इन्होंने लेखकों की। तो हिंदी साहित्य का आलोचना करना चालू कर दिया। मतलब उसमें जो है आलोचना करेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से उसको समझ पाएंगे। जैसे हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी कमियों को मतलब हम सामने लाते हैं लोगों के कि उसमें क्या कमी थी, क्या अच्छा है था, क्या बुरा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सोशल मीडिया क्या है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत सारी सीख मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके पीछे बुराई भी बहुत है, उससे महाज्ञानी लोग जो है सोशल मीडिया का गलत यूज भी करते हैं और कुछ लोग जो है पढ़ने के लिए यूज करते हैं। पर हालांकि हम लोग से तो ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया खोले, मतलब अभी व्हाट्सएप खोले या यूट्यूब खोले, तो बस 2 मिनट का रील जो है 2 घंटा में तब्दील हो जाता है। तो ये सबसे दूर रहना है और केवल जो है हम लोग को मटेरियल पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं तो उन्होंने क्या किया था। तो हिंदी साहित्य की आलोचना कर दी और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास बोल के उन्होंने एक पुस्तक लिखा, जो लगभग 1938 में उन्होंने प्रकाशित करवाया था। और उन्होंने क्या किया था कि लगभग 693 ईस्वी से लेकर, मतलब ईसा पूर्व, उस समय की जो घटनाएं घटी थी, 693 से लेकर 1693 तक के इतिहास, यानी कि उस समय के कालखंड की विवेचित यानी कि विवेचना की थी, उसके बारे में बताया था। उन्होंने शुक्ल जी के इतिहास, अरे शुक्ल जी के जो है पीछे सभी पड़ गए थे। जैसे हमारे अभी वर्तमान आगे बढ़ेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानेंगे, वो भी पीछे पड़ गए थे कि नहीं, वीर गाथा काल कहना उचित नहीं था।
तो इन लोगों का क्या नजरिया था कि उन्होंने वीर गाथा काल कहना उचित नहीं माना। तो उसके बारे में हम लोग आगे जानकारी देखेंगे। चलिए, तो इन्होंने शुक्ल जी की जो है वीर गाथा काल को चरण काल कहना अधिक उचित माना था। और उपयुक्त समझ में उन्होंने जो जैसे समझा था, इसको समझते हुए उन्होंने क्या किया कि पहले इसे साहित्य को संधि काल नाम, चलिए देखते हैं क्या है आगे, संधि काल नाम दे दिया। संधि काल का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि आपका जो है दिन हो रहा है, और मतलब एक समय से एक समय को जो है हम दिन से डिनोट कर सकते हैं। फिर उस समय जो है बीतता है, अब हम एक वर्ष से दूसरे वर्ष की ओर जाते हैं। तो एक वर्ष से दूसरे वर्ष की ओर जाने में उसके बीच में का जो समय है, जो गैप बचता है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि सुबह हो गया, इसके बाद जो है शाम, रात होने से पहले शाम होती है, तो बीच में जो है खाली जो गैप बढ़ता है उसमें भी तो मान लीजिए कि कुछ लेखकों ने रचना की होगी। यानी कि एक साल की बात हो रही, मतलब एक साल का बीच का बात हो रहा है, तो साल के अंतिम दिनों में तो किसी ने रचना की होगी, तो वो तो छूट जाएंगे। और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी, किस तरीके से बताया था, उसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं मिल पाता है, या फिर सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे जो आपने अमीर खुसरो के बारे में सुना था, वो तो ठीक है कि आप वीर गाथा काल में उनको ले लिया, लेकिन जो हमारे एक प्रकार से विद्यापति के बारे में, उनका जन्म जो है 1380 में हुआ था लगभग। तो 1380 क्या है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो एक काल विभाजन है वो 1050 से 1375 माना जाता है। तो इससे 5 वर्ष आगे जो है, यानी कि हमारे जो 5 साल के बाद जो है विद्यापति के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। तो इससे क्या पता मालूम होता है कि उन्हें संधि काल में रखना उचित मानते हैं, ऐसे लेखक को कहना है। नहीं तो अगर हम उसको भक्ति काल में मानेंगे तो वो भक्ति काल के कवि तो नहीं माने जाते हैं, वो तो हमारे वीर कथा काल के माने जाते हैं। तो यहाँ समस्या उत्पन्न ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने संधि काल कहना या चरण काल कहना उचित समझा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेटा। मतलब उन्होंने क्या किया था कि अपभ्रंश की जितनी भी सामग्री थी उनको हिंदी में समेट लिया। इसीलिए वे स्वयंभू, वो जो स्वयंभू बोल के एक लेखक थे, उन्हें ही हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे हैं। इनसे भी एक गलती हो गई कि स्वयंभू जी जो अपभ्रंश की जो बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेट लेने का उन्होंने जो प्रयास किया था, इसमें स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मान लिए थे। ये इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। इसका दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित नहीं है, अप्रकाशित है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इनका जो दूसरा भाग जो है अप्रकाशित है, अतः यह अधूरा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवेचना किया गया था। अब जैसे मैंने आपको 4 कालखंड बताया था, तो उसमें से बेचारे जो है केवल 2 ही कालखंड के बारे में जिक्र कर पाए थे। तो ये इनकी समस्या थी, और इन्होंने शंभू को ही हिंदी का पहला कवि मान लिया था। ये इनसे गलती हो गई थी। तो इनके पुस्तक में एक प्रकार से ठीक ठाक हम लोग को समझने को मिल जाता है कि हिंदी साहित्य की मतलब समस्या क्या है, हिंदी साहित्य में किस तरीके से जो है लोगों ने इसकी आलोचना की और इसका कारण क्या था, इसके बारे में हम लोग को समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है अगला। ये कौन है, तो ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आइए देखते हैं कि इन्होंने फेमस होने के लिए क्या किया था। ऐसे ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट क्या होता है कि हम जब तक किसी चीज के बारे में अगर कोई एक ही चीज, मान लीजिए मैंने जो ये वीडियो बनाया, इससे पहले भी बहुत लोग वीडियो बना चुके होंगे, और हालांकि मैंने बोलूंगा कि मेरा ही अच्छा है, उनका भी बेहतरीन होगा और मेरे से भी अच्छा होगा। पर क्या होता है कि हम अगर उनकी खामियों को दूर करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो आपको जो है सही कंटेंट और सही जानकारी पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य होगा। और साथ में पिछले जो लोग जो है उनसे जो हुई गलती है उसको अगर हम दिखाएंगे, आपके समक्ष रखेंगे, तो हाँ आपको भी पता चलेगा कि वो गलती थी। इससे क्या होगा कि आपका फेम बढ़ेगा और आपको जो है लोग समझेंगे, जानेंगे, आपका एक अलग से पहचान बनेगा। तो वो पहचान कौन बनाते हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शुक्ल जी के उपरांत यदि किसी को जो है हम लोग मानते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं हम लोग। चलिए चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। शुक्ल जी के उपरांत यदि किसी विद्वान को मान्यता या फिर मानते हैं हम लोग, तो नतमस्तक होकर हम किसे मानते हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है, उनके जो एक प्रकार से उन्हें हम एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो वे क्या कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो बोलते हैं कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल या फिर वीर गाथा काल की जो नाम रखा था वीर गाथा काल, वो वीर गाथा काल कहना उचित नहीं मानते हैं। उन्होंने भी इसमें त्रुटि जताई थी और वो बोलते हैं कि इसको जो है वीर गाथा काल को आदि काल कहना उचित मानते थे। तो उनको संबंध में हम लोग जो है जानकारी यहाँ देखा कि विद्वानों ने उन्हें नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं कि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद वही एक बेहतर लेखक या फिर बेहतर मतलब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन प्रयास किया था। तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं जिन्होंने जिन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किए थे। मतलब एक बेहतरीन काल का मतलब कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से आदिकाल के बारे में समझाया था, अच्छी तरीके से उन्होंने जानकारी दी थी कि वीर गाथा काल को केवल गाथा काल कहना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय लड़ाई हुई थी। तो जरूरी नहीं है कि केवल लड़ाई हुई थी, उस समय भक्ति का भी आरंभ हो रहा था। अब मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में हो गई है लड़ाई, तो हम बोलेंगे कि क्या वो मोहल्ला झगड़ालू मोहल्ला है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कि हो सकता है कि उसमें एक दो लोग ऐसे खराब निकल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उसी नाम से जान ले। लेकिन हमारी जो आदत होती है वो एक बड़ी खराब आदत होती है कि हम जो है अगर किसी जगह में पहली बार जाते हैं और हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम दिखाते हैं लोगों को, हमारी छवि उसी प्रकार से बन जाती है। इसीलिए क्या होता है कि हम गए और कहीं शांत बैठकर बेवकूफ जैसे खड़े हो गए, तो आपको सब जो है लोग उसी नजरिए से समझेंगे कि ये थोड़ा बेवकूफ है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। और आप पहले से ही जाके हल्ला मचाने लगे तो समझ लेंगे हाँ ये लगता है कुछ है, यहाँ का गुंडा वगैरह है, इनसे नहीं लगना, पंगा नहीं लेना है, ये होता है। तो इसी तरीके से जो है उन्होंने आदि काल को जो है केवल वीर गाथा गाथा काल कहना उचित नहीं मानते। उन्होंने जो है एक प्रकार से हिंदी साहित्य के संबंध में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। उनके 3 पुस्तक थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में। पहले उन्होंने क्या किया था कि हिंदी साहित्य की भूमिका को लिखा, फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नाम से एक पुस्तक लिखी, फिर हिंदी साहित्य के आदिकाल के नाम से एक पुस्तक लिखी। आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका पद्धति की, चलिए आगे पढ़ते हैं। पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है। जो एक प्रकार से उन्होंने बताया, क्या बताया कि आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका जो है पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु क्या होता है कि उसमें दिए गए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री एवं नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों में असहमत है। मतलब जैसे कि उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस तरीके से निष्कर्ष निकाला, इसके बाद हिंदी साहित्य को जो है बेहतरीन तरीके से समझाया, उसमें जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कुछ आपत्ति जताते हैं। और उनका जताने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्ल जी ने जिस काल को वीर काल कहना उचित मानते हैं, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदि काल कहना उचित मानते थे। चलिए, आपको आशा करते हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। वीर गाथा काल का नामकरण शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, यानी कि वीर गाथा काल क्यों कहना चाहिए और क्यों नहीं कहना चाहिए, ये मैंने आपको जैसे बताया कि क्यों नहीं कहना चाहिए और क्यों कहना चाहिए। क्योंकि वीर गाथा काल में जो है वीर रस प्रधान था, तो वहाँ लड़ाई वगैरह होता था। और लड़ाई केवल होता था इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस समय के वीरता के बारे में बखान किया जाता था लेखकों द्वारा, या फिर जो उस समय के कवियों द्वारा राजा के बारे में उनकी वीरता को दर्शाया जाता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको वीर गाथा काल मानना उचित समझ ले। केवल भक्ति का भी तो उस समय उदय हो रहा था। जैसे जैसे भक्ति की प्रचार होता था, धीरे धीरे लोगों में भक्ति काल का समावेश देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल को वीर गाथा काल का ना उचित नहीं मानते हमारे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। और उन्होंने 3 पुस्तक लिखा था। हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास था, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य का भूमिका के रूप में 3 पुस्तक उन्होंने लिखी थी। तो इन 3 पुस्तक जो है वो केवल एक लेख था, जिससे क्या हुआ कि आगे के आने वाले लेखकों को इनसे इनकी विवेचना से अच्छी जानकारी मिल गई थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कौन है अगले। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या था, चलिए देखते हैं।
तो भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण प्रजातीय हिंदू जनजाति की निराशा को मानते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया था, शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण पराजित हिंदू जाति की निराशा को माना है। पराजित हो गए थे जो हिंदू लोग उस समय के मुस्लिम लोगों से, वो उन्होंने बताया था। वही द्विवेदी जी ने इसका खंडन कर दिया, केवल सीधा सीधा खंडन करते हुए बोलते हैं अब पराजित हुए तो क्या हुआ, उस समय लोगों के हृदय में भावनाएं नहीं थी क्या? उस समय लोग भगवान को, या फिर उस समय के कवि जो है एक भक्ति के रूप में जो है निराकार भगवान को हो, या फिर आप जो है समझ सकते हैं कि इस समय जो है भक्ति की जो है परंपरा आरंभ होता है, ना कि खत्म हो जाता है। इस समय तो धीरे धीरे सूफीवाद का प्रचार होता है, हम लोग पढ़े थे। इसके बाद जो है सूफी के साथ जो है भक्ति आंदोलन बहुत तेजी से विस्तार हुआ था। तो इन्होंने यही खंडन किया कि आदि काल को जो है आदि काल कहना, यानी कि वीर गाथा काल को आदि कहना काल कहना उचित मानते हैं, क्योंकि वीर गाथा के साथ मतलब कि वीर रस प्रधान के साथ साथ भक्ति का भी जो है प्रचार इस काल में आरंभ होता है। द्विवेदी जी जो है भक्ति का उदय इस्लाम के प्रभाव से हुआ बोलते हैं। भक्ति काल का प्रभाव कहाँ से आया, भक्ति काल किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, तो इस्लाम के आगमन से हुआ, वो मानते हैं। तो उनका मानना है कि हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। मतलब कि उस समय जो है भारत में जो है इस्लाम धर्म का जिससे जैसे प्रचार होता है, वैसे वैसे क्या होता है कि उस समय सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये जो वर्तमान समय में हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में 3 साहित्य के बारे में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ा था इंटर में, या सॉरी ग्रेजुएशन में, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। और इससे आगे भी हम लोग और बहुत सारे साहित्य है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ क्या था कि पूर्ववर्ती जो है सहारा मिलता है, मतलब शुरुआत होगा तभी तो उसका बारे में फिर विस्तार होगा। जब किसी का शुरुआत ही नहीं होगा तो विस्तार कैसे होगा? तो उन्होंने यही जानकारी दी थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या है देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, भाई साहब अब क्या बताएं। जब किसी चीज को जो है केवल तथ्य के आधार पे और एक काल्पनिक के आधार पे देखा जाए तो वो उचित कहना नहीं मानते थे। कौन? तो आचार्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। वो क्या बोलते थे कि उनका एक दृष्टि था, वैज्ञानिक दृष्टि। अब हिंदी साहित्य को बहुत सारे तरीके से देख लिया गया, अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का बारी आ गया। तो चलिए देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है क्या कहते हैं ये देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास या इतिहास लेखन की परंपरा को महत्वपूर्ण योगदान उनका था। और उन्होंने क्या किया था कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी, जो सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित होता है, या फिर उन्होंने प्रकाशित करवाया था। लेखक के अनुसार, मतलब हमारे गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, विगत 30 से 35 वर्ष में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुए हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाशन में आते हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। मतलब ये जो है वैज्ञानिक दृष्टि, मतलब क्या होता है कि सही जानकारी, तथ्य का उस समय की घटनाओं से मेल खाना, और साथ में जो है जो निष्कर्ष निकल के आता है उसकी सटीकता, उसकी प्रामाणिकता का सबूत होना। उसी से जो है हम उन्होंने एक तटस्थता का, एक सबूत के, तथ्य के साथ उन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को देखा था। और देखने के साथ जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और उसके माध्यम से जो है लोगों को बताया कि उस समय जो लेखक रचना किए थे, उनकी जो काल्पनिक सोच था, या फिर उन्होंने अपने तरीके से जो प्रयास किया था, वो अभी के समय में जब विश्लेषण करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण के विश्लेषण आदि से जो है प्रतिकूल, मतलब कि मेल नहीं खाता है, उल्टा जान पड़ते हैं। तो ऐसा तो हम नहीं है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को एवं केवल जो है वैज्ञानिक तरीके से देख ले, यानी कि सटीकता हो, प्रामाणिकता हो, तो ये गलत होगा। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना जो है, इसमें वीर रस के प्रधान के साथ भक्ति रस और काल्पनिकता का बहुत 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 समावेश है। बिना काल्पनिकता का जो है हम इसको रचना ही नहीं कर सकते हैं। इसमें काल्पनिकता के साथ साथ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है अपनी इच्छाओं, अपने मन के भावनाओं को जो इन्होंने व्यक्त किया है, तो वो एक प्रकार से काल्पनिक
और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। तो जो कि जैसे मान लीजिए कि किसी राजा ने जो है युद्ध लड़ा, तो बताया गया कि उस राजा के बारे में तारीफ करते हुए कि उसने एक बाण चलाया तो 100 बाण भाई निकल पड़े और सब के सब सेना जो है मर गई। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि राजा के पास इतना पावर था या जादू उदू कर रहा था कि भाई तीर निकला तो एक की जगह 100 तीर निकल रहा है। पर क्या है कि लोगों की काल्पनिकता है, उन्होंने जो है एक प्रकार से राजा को महान दिखाने के लिए बेहतरीन तरीके से बताया है। तो ये सब जो है काल्पनिकता है। मगर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो है ये तथ्य के आधार पर देखे, उन्होंने वर्गीकरण किया तो उस वर्गीकरण की सही जानकारी उन्होंने जुटाई और ये सही उस काल से मेल खाता है कि नहीं इसकी जानकारी निकाली। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से वैज्ञानिक पद्धति में उन्होंने इसकी विवेचना की या फिर उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के रूप में देखा। तो उन्होंने बताया कि आवश्यकता इस बात की है कि इन शोध निष्कर्ष में अनुरूप हम इतिहास लेखन की परंपरा को नवीन रूप में प्रस्तुत करके और पुरानी मान्यताओं से चिपके ना रहे। मान लीजिए कि पुरानी मान्यता ऐसे बन गई है तो हम उसी पे अमल करते हैं, ये उन्होंने नहीं कहा। डॉक्टर गुप्त ने इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए शुक्ल जी कि काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में प्रारंभिक काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभाजित कर दिया। जिस प्रकार से हम लोग इतिहास को देखते हैं कि प्राचीन हो गया, मध्य हो गया और आधुनिक हो गया, तो इन्होंने हिंदी साहित्य को भी उसी तरीके से बताने का प्रयास किया। और उन्होंने जो बताया कि उनका जो इतिहास था, जैसे इतिहास को लिखने का सबसे बड़ा क्या कारण होता है, वो किसी भी घटनाओं को इतिहास कह देना उचित नहीं मानते। तो इतिहास किस घटनाओं को कहना उचित मानते हैं, जिसमें प्रामाणिकता होना चाहिए, साथ में तटस्थता, पर्यवेक्षण और वर्गीकरण जो किया गया है वो उसमें जो है एक महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए, साथ में उसका सत्य और प्रामाणिकता से मेल खाना चाहिए, तो ही इतिहास कहलाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को भी एकदम प्रामाणिकता के साथ और तटस्थता के साथ जो है उन्होंने प्रस्तुत किया था। और इन्होंने कितने कालखंड में बांटा, तो 3 कालखंड में बांटा, प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इस तरीके से उन्होंने बांटा था जिस तरह से हम लोग इतिहास को बांटे थे। इसके बाद जो है और एक बहुत सारे प्रयास होने लगा, अनुसंधान होने लगा, अनुसंधान में बैठकर बातचीत होने लगी और धीरे धीरे निष्कर्ष निकालने लगा। हिंदी से क्षेत्र में जो है बेहतरीन प्रयास होते गया। तो इसी प्रयास के दौरान जो है हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास का लिखा गया। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं, चलिए। तो मैंने हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है जो संपादित किया गया, ये कहाँ से होता है, तो नागरी प्रचारणी सभा जो काशी द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। मतलब बहुत सारे जो है विद्वानों का बेंच बैठा हुआ था, उनके बीच चर्चाएं हो रही थी, शोध कार्य हो रहे थे, उनके बीच जो है बेहतरीन तरीके से बातचीत कर रही थी। पिछले में जो जितने भी लेखक ने रचनाएं की थी उनसे सीख कर, उनसे समझ कर एक बेहतरीन तरीके से प्रयास करते हुए, जैसे हमने इसमें बहुत सारा नाम सुना है, जिसमें हमारे डॉक्टर नागेंद्र जो है बहुत फेमस है। और उन्होंने जो है उनके पुस्तक को जो है हम लोग पढ़ते भी हैं और उनमें जो है प्रामाणिकता का और तटस्थता के साथ जो सत्य का भी थोड़ा थोड़ा उसमें ये होता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करके साथ में पिछले जो घटनाएं हैं उनसे सीख कर, यानी कि पिछले जो जानकारी है उनसे पढ़कर सीख कर जो है बेहतरीन तरीके से अपने पुस्तक में बहुत अच्छा से प्रयास किया है उन्होंने। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है इसका प्रकाशन कहाँ से होने का योजना बना था, तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में इन्होंने हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। यह ग्रंथ अनेक लेखकों का सामूहिक प्रयास है। मतलब ऐसा नहीं कि ये ग्रंथ केवल एक लेखकों से बनकर तैयार हो गया है, बहुत सारे लेखकों ने इसके पीछे प्रयास किया था। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों ने संपादन में तैयार किया था। मतलब होता है ना कालखंड, जैसे हमने 4 कालखंड बताया, तो इन्होंने जो 16 खंड में बांटा था, तो प्रत्येक कालखंड को जो है अलग अलग लेखकों ने लिखा था, उसके बारे में बेहतरीन तरीके से बताया, उसके बारे में समझाया हमें। और उन्होंने भी जो है पिछले पूर्ववर्ती जो इतिहासकार है, पूर्ववर्ती लेखक है, उन्होंने जो जानकारी दी थी, उन्होंने जो बताया था, उनसे सीख कर और उससे बेहतरीन करके उन्होंने हमारे समक्ष रखा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन की जो है
जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से इतिहास दर्शन किया गया था, तो उसी तरीके से जो है हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास यानी कि हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को भी पता चल रहा है कि इतिहास दर्शन का कितना बड़ा हाथ है। क्योंकि इतिहास दर्शन में क्या होता है कि लेखक पूर्व में, मतलब पहले के जो लेखक है या फिर पहले के जो ग्रंथ है, उनमें उनके पीछे के भाव, उनके पीछे की सत्यता, कितनी प्रामाणिकता है, इसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करना, उसके बाद अपने तरीके से और बेहतरीन से और बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करना ही एक प्रकार से इसमें होता है और होता चला जा रहा है। जैसे हम लोग ने देखा कि किस तरीके से रामचंद्र शुक्ल जी खुद बोलते हैं कि उन्होंने भी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए पूर्ववर्ती इतिहास के उनसे जो है संदर्भ सूची जो है उन्होंने लिया था, यानी कि उनसे अपना जो है समझना। अब किसी भी चीज़ को समझने के लिए उससे पहले हम लोग उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जो उस जानकारी को हम लोग खुद से समझते हैं और अपने तरीके से जो है फिर हम उसको लिखते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ही बस वही बातचीत हो रही है कि जिस प्रकार से जिस शैली की एक रूपता नहीं, मतलब क्या होता है कि चलिए हम लोग यहाँ देखें क्या हो गया, लॉक हो गया लगता है, हाँ। तो अलग अलग विद्वानों ने संपादन के रूप में तैयार किया। 16 कालखंड जो बांटा था वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से लिखा। प्रत्येक कालखंड को जो है अलग अलग विद्वानों ने लिखा। तो क्या हो गया कि अलग अलग लोग लिखेंगे तो भाई थोड़ा सा तो मैचिंग अलग हो जाएगा। मतलब मैंने 16 कालखंड में मैंने पहला कालखंड को लिखा और किसी और ने जो है दूसरे कालखंड को लिखा, तो मेरा लिखने का तरीका, मेरा सोच और मेरा जो एक लिखने का जो शैली है वो अगले वाले लेखक से मैच नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या वही है कि जिस शैली की एक रूपता है, जिससे क्या होता है कि इसमें जो है शैली की एक रूपता नहीं पाई जाती है। इस इतिहास ग्रंथ में स्थूल ढांचा आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही आधारित है। मतलब एक प्रकार से जो ढांचा तैयार किया गया, यानी कि एक हम लोग किसी भी पुस्तक की रचना करने से पहले एक प्रारूप तैयार करते हैं। तो ये जो प्रारूप तैयार किया गया ये किस मॉडल पर आधारित था या फिर किनसे देखकर किया गया, तो आचार्य शुक्ल द्वारा जो है रचित हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही आधारित है। तो इस ग्रंथ की योजना जो है हिंदी साहित्य के इधर उधर बिखरी हुई सामग्री को एक स्थान पर एकत्र करके उसे श्रृंखलाबद्ध कर देना ही इसका एकमात्र कार्य था। मतलब होता क्या है कि सिंपल सा बात है कि ऐसा नहीं है कि केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे ने जो जानकारी दी वहीं से जानकारी उठा के जो है इन्होंने लिख दिया। उससे पहले जितने भी शुरुआत से लेकर अभी तक में जितने भी लेखकों ने प्रयास किया और जिस तरीके से हिंदी साहित्य को उजागर किया, उस समय के लेखकों के बारे में जानकारी दी, उसके बारे में एक साथ जो है उनको एकत्रित करके सही जानकारी और बेहतरीन तटस्थता के साथ जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। यही है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो आशा करते हैं आपको इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी हो गई और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा जानकारी है कि आप लोग मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, इसके बाद जो सिलेबस में हम लोग का है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल का काल विभाजन, नामांकन और उनका जो है एक प्रकार से हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में आप जितनी जानकारी हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और एक छोटा सा जानकारी है कि अभी जो ई कल्याण जो चल रहा है इसमें कुछ समस्या है, तो इसको लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि उसमें क्या क्या समस्या हो रही है, वो जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो जो है आप सभी को शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को जो भी कल्याण में समस्या हो रही है इसके बारे में आप लोगों को सही तरीके से जानकारी पहुंचा सकूं। ठीक है, धन्यवाद। और बड़ों को खुश रखिएगा और बच्चों का सम्मान कीजिएगा, साथ में बड़ों का भी सम्मान कीजिएगा और बच्चों को खुश रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को जो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।